क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है ईसबगोल क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ईसबगोल फसल उन्नयन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम है ईसबगोल, या जिसको साइलियम हस्क के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शब्द है ये दो पर्सियन शब्दों के मिलने से बना है। इसाप जिसका अर्थ होता है हॉर्स या घोड़ा, और गोल जिसका अर्थ होता है ईयर या बाली। तो इसकी बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम की बात करें तो प्लेंटेगो ओवेटा है। इसकी फैमिली या कुल है प्लेंटेजिनेसी। गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर्स की बात करें तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर्स या द्विगुणित गुणसूत्र संख्या है 8 या 8। उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ रीजन की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरेनियन रीजन और पर्सिया जो है उसको माना जाता है। उसके बाद फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी की हम लोग बात करेंगे तो ईसबगोल जो है ये एक वार्षिक फसल है, एक एनुअल क्रॉप है। तो एक साल के अंदर अंदर ही इसका जो जीवन चक्र है या लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी पादप ऊंचाई या प्लांट हाइट की बात करें तो 30 से 45 सेंटीमीटर तक इसका जो प्लांट है उसकी हाइट होती है। प्रति पौधा इसमें टिलर्स बनते हैं। एक बीज को उगाने से एक से ज़्यादा स्टेम्स या तने बनेंगे जिनको टिलर्स कहा जाता है। तो प्रति पौधा जो टिलर्स की संख्या है वो 12 से लेकर 26 तक रहती है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो इसमें ईसबगोल के प्लांट को प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो एक ही जगह से अलग अलग जो स्टेम्स हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं और इनको टिलर्स कहा जाता है। और प्रत्येक टिलर के एपेक्स पर आपको स्पाइक देखने को मिलेगी और हर एक स्पाइक के अंदर स्पाइकलेट्स भी पाई जाती हैं। तो स्पाइकलेट्स जो है वो मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष पर ही उपस्थित होती हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देख सकते हो इसका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये है अभी ईसबगोल प्लांट। ईसबगोल में जो पुष्पक्रम है या इन्फ्लोरेसेंस है वो शीर्षस्थ स्पाइक पुष्पक्रम होता है या टर्मिनल स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। जब ये परिपक्व हो जाता है तो या मैच्योर हो जाती हैं तो ये जो स्पाइक है इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर जो है इसका हो जाता है। स्पाइक में जो केंद्रीय अक्ष है या सेंट्रल एक्सिस है उसके ऊपर स्पाइकिकाएं यानी कि जो स्पाइकलेट्स हैं वो लगी हुई रहती हैं। प्रत्येक स्पाइकिका या स्पाइकलेट की अगर अपने बात करें तो उसके अंदर एक बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प आपको देखने को मिलेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी पुंकेसर व स्त्रीकेसर, या हम कह सकते हैं स्टामेन्स एंड कार्पेल्स, दोनों के दोनों एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा सिमेट्री की बात करें तो ये त्रिजात सममित पुष्प होता है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जो है फ्लावर की होती है। इसका मतलब पुष्प के अंदर एक से अधिक तल ऐसे होते हैं जहां से अगर हम पुष्प को या फ्लावर को काट दें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह की जो सममिति है वो क्या कहलाती है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या त्रिजात सममिति। उसके बाद इसके फ्लोरल पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक पुष्प के अंदर व्हाइट कलर के या सफेद रंग के सबसे बाहर की तरफ 4 बाह्यदल होते हैं या 4 सेपल्स होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसका मतलब एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो ये फ्री रहते हैं, फ्यूज नहीं होते। उसके बाद उसके अंदर की तरफ हम लोग चलें तो सफेद रंग के यानी कि व्हाइट कलर के ही आपको 4 स्वतंत्र दल या हम कह सकते हैं फ्री पेटल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। फ्री का मतलब ये है कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके नर जनन भाग की या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो जो प्रत्येक पुष्प या फ्लावर है उसके अंदर आपको 4 स्वतंत्र पुंकेसर देखने को मिलेंगे या 4 फ्री स्टामेन्स देखने को मिलेंगे। स्वतंत्र का मतलब ये है कि पुंकेसर ना तो आपस में जुड़े हुए होते हैं और ना ही किसी अन्य पुष्पीय भाग या फ्लोरल पार्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद इसके मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो प्रत्येक पुष्प के अंदर आपको 2 संयुक्त अंडक मिलेंगे या 2 सिन कार्पस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। फ्यूज्ड कार्पल्स होते हैं, 2 फ्यूज्ड कार्पल्स। फ्यूज्ड या संयुक्त का क्या मतलब है, इसका मतलब जो अंडक है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं या संलयित होते हैं। और इसमें जो बीजांड या ओव्यूल्स होंगे वो स्तंभीय बीजांड न्यास प्रदर्शित करते हैं या हम कह सकते हैं कि एक्साइल प्लासेंटेशन जो है वो उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसका फ्लोरल डायग्राम देख सकते हो, ईसबगोल का फ्लोरल डायग्राम है ये। तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा मदर एक्सिस या मातृअक्ष, और सबसे नीचे की तरफ आपको ये ब्रैक्ट या सहपत्र दिख रहा होगा। उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ आपको 4 व्हाइट कलर के या सफेद रंग के सेपल्स या बाह्यदल जो है वो दिखाई देंगे। तो देख सकते हो 1, 2, 3 एंड 4। ये जो सेपल्स हैं या बाह्यदल हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते, इसका मतलब ये फ्री या स्वतंत्र होते हैं। उसके अंदर की तरफ आप चलो तो आपको पेटल्स या दल देखने को मिलेंगे जो कि संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं, व्हाइट कलर के सफेद रंग के होते हैं और ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसका मतलब स्वतंत्र या फ्री होते हैं।
ठीक है। उसके अंदर की तरफ आप चलो तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या जो नर जनन भाग है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 4 स्वतंत्र पुंकेसर या 4 फ्री स्टामेन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 फ्री स्टामेन्स हैं जो कि एक चक्र के अंदर या वर्ल के अंदर पाए जा रहे हैं। उसके बाद केंद्र में या सेंटर में चलें तो इसमें आपको 2 कार्पल्स या अंडप जो है वो देखने को मिलेंगे, और ये दोनों के दोनों जो कार्पल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं या संलित होते हैं। और बिल्कुल केंद्र में या सेंटर के अंदर जो इसका सेंट्रल एक्सिस होता है या केंद्रीय अक्ष होता है, वहाँ पर जो प्लासेंटा है उसके ऊपर आप देख सकते हो ग्रीन कलर के जो ओव्यूल्स हैं वो लगे हुए रहते हैं। तो ये है अभी फ्लोरल डायग्राम ईसबगोल का। उसके बाद परागण या पॉलिनेशन की बात करें तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो ईसबगोल है ये एक पर परागित फसल है। इसका मतलब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही ज़्यादातर होता है। इसमें जो परागण है या पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, तो हवा के द्वारा, यानी कि विंड पॉलिनेशन या एनिमोफिली जो है वो हमें इसमें देखने को मिलती है। इसमें कुछ ऐसे कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो कि पर परागण को एनहांस कर देते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें सबसे पहली है प्रोटोगाइनी। इसका मतलब जो स्टिग्मा है वो पहले ही मैच्योर हो जाती है, रिसेप्टिव हो जाती है, जबकि जो पुंकेसन है वो बाद में परिपक्व होते हैं। दूसरा है वर्सेटाइल एडनेशन ऑफ एंथर्स। जो एंथर्स हैं वो हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र होते हैं भूतंतु या फिलामेंट के ऊपर, और जिसकी वजह से जो इसके अंदर परागकण होते हैं या पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इधर उधर हवा में फैल जाते हैं और आसपास के पौधों पर फैल जाते हैं। तीसरा है एक्सटेंडेड सरफेस ऑफ द प्लूमोज स्टिग्मा। जो स्टिग्मा है उसकी जो सतह है वो फैली हुई रहती है, जिससे वो ज़्यादा संख्या में जो परागकण है या पोलन ग्रेन्स है उनको ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट है अबंडेंस ऑफ ड्राई। जो ड्राइनेस है या हम कह सकते हैं कि शुष्कपन है उसकी अबंडेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ड्राई एनवायरनमेंट होने की वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे पर। उसके बाद आता है स्मूथ वॉल्ड पॉलेंस। जो पॉलेंस हैं या परागकण हैं उनकी जो भित्ति है, बाहरी सतह जो है वो स्मूथ होती है, या हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से चिकनी होती है। इस वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हवा के द्वारा आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता जो है, ये भी जो ईसबगोल है उसके प्लांट में देखने को मिलती है, और इसकी वजह से जो स्व परागण है या सेल्फ पोलिनेशन है वो नहीं होगा, और क्या होगा, सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण ही होता है। उसके बाद फल या फ्रूट की बात करें तो इसमें कैप्सूल टाइप का जो फ्रूट है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि इसमें जो बीज हैं या सीड होते हैं वो नाव के समान आकृति के होते हैं या बॉट शेप्ड होते हैं, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या लाक्षणिक गुण है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रजनन उद्देश्य की या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पूरा करने के लिए हम लोग ब्रीडिंग या प्रजनन करवाते हैं ईसबगोल के अंदर, तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इंक्रीज इन द सीड साइज एंड यील्ड। तो बीज के आकार को बढ़ाना और इसके अलावा जो उपज होती है बीज की उसको भी बढ़ाना। तो हस्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि बीज को घेरे हुए रहती है, मतलब बीज या सीड के चारों ओर एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, उसको हस्क कहा जाता है। इस हस्क की खास बात क्या है कि इसमें 30% म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज करता क्या है भाई, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर 3 घटक होते हैं। इस म्यूसिलेज के अंदर 3 घटक हमें देखने को मिलते हैं इस हस्क के अंदर। एक तो जाइलोज है, अरेबिनोज है और गैलेक्टोयूरोनिक एसिड जो है। ठीक है, जाइलोज और अरेबिनोज ये शुगर्स हैं और गैलेक्टोयूरोनिक एसिड ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। आपने छिलका खाया होगा, अगर जैसे मान लीजिए दस्त वगैरह लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको जो छिलका है या हम कह सकते हैं जो हस्क है वो खाने की सलाह जो है वो दी जाती है। तो हस्क जो है वो एंटी डायरियल होता है, तो ये इसकी खास बात है। तो ये आप लोग खाते ही हो। ईसबगोल का छिलका जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, आपको पैकिंग मिल जाएगी इसकी। अब खास बात क्या है कि हस्क की जो शेल्फ लाइफ है वो 6 महीने की होती है। ठीक है, 6 महीने तक जो हम हस्क है उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं बिना किसी डैमेज के या बिना किसी खतरे के। शेल्फ लाइफ क्या होती है इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। अब खास बात और आती है कि हस्क जो है ये एक एंटी डायरियल ड्रग है, यानी कि आपको अगर डायरिया हो जाता है तो आपको ईसबगोल का जो छिलका है यानी कि हस्क जो होता है ईसबगोल का, साइलियम हस्क जिसको बोलते हैं, वो आपको लेने के लिए कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक ड्रग है। तो एंटी डायरियल ड्रग जो है ये होती है इसका जो हस्क है। अब शेल्फ लाइफ क्या चीज़ होती है? शेल्फ लाइफ क्या है? यह है उस समय की लंबाई है जब किसी वस्तु को उपयोग, उपभोग या बिक्री के लिए अनुपयुक्त हुए बिना संग्रहित किया जा सकता है। यानी कि उसको जब जितने समय तक उसको बिना क्षति पहुंचे संग्रहित किया जा सकता है,
ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी शेल्फ लाइफ कहलाती है। इसके अलावा और भी कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट एंड नॉन शैटरिंग स्पाइक्स। तो इसमें भी शैटरिंग की समस्या रहती है। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो स्पाइक्स होती हैं उनमें से जो सीड्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो ये शैटरिंग कहलाती है। तो शैटरिंग को रोकना भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो इसलिए जो इसकी ईयर है या बाली है वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, स्पाइक जो है, और नॉन शैटरिंग होनी चाहिए। इसका मतलब जो सीड है वो गिरने नहीं चाहिए स्पाइक से। उसके बाद आता है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। तो इसबगोल के अंदर क्या होता है, जो पौधे हैं वो अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, जिस वजह से जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो हरे प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए होते हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ता है, तो उनकी हार्वेस्टिंग फिर बाद में करते हैं। तो ये समस्या रहती है, इसलिए इसके अंदर इसबगोल के अंदर ऐसी वेराइटीज़ को डेवलप करना हमारा उद्देश्य रहता है जिसमें सभी के सभी पौधे एक ही समय पर मैच्योर हों। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मैच्योरिटी या साथ साथ परिपक्वता। उसके बाद आता है ड्वार्फ साइज। तो इसमें जो पौधा है उसकी जो हाइट है या ऊंचाई है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो विंड फ्लो की वजह से, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल जाती है, तो वो उसके जो पौधे हैं वो गिर जाते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कम हो जाती है। इसलिए हमें इनके साइज़ को कम करना है। तो ड्वार्फ पौधों को या बौने पौधों को विकसित करना हमारा एक उद्देश्य रहता है इस गोल के अंदर। इसके अलावा आता है सीड्स विद हायर स्वेलिंग फैक्टर। जो बीज हैं वो ज़्यादा फूलने वाले होने चाहिए। जितने ज़्यादा सीड्स में स्वेलिंग आएगी या जितने ज़्यादा बीज फूलेंगे उतने ही ज़्यादा उन बीजों के चारों ओर जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है या पारदर्शी झिल्ली है वो बनेगी, ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हस्क जो है वो इन सीड से प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। उसके बाद आता है जीनोटाइप्स रेजिस्टेंट टू ड्रॉट एंड फ्रॉस्ट। हमें ऐसे जीन प्रारूप इसबगोल के अंदर विकसित करने की जरूरत है जो सूखे व पाले के प्रति रोधिता रखते हों, ठीक है, क्योंकि ड्रॉट या सूखा जो है वो क्या कर सकता है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर सकता है। फ्रॉस्ट भी ऐसा ही करता है, जो प्रोडक्टिविटी है या क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको कम कर देता है। तो इसलिए हमें ऐसे जीन प्रारूपों को विकसित करना है जो कि सूखे और पाले के प्रति रोधी गुण रखते हों। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। तो कुछ रोग हैं जो कि इसबगोल की फसल को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है, गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इन रोगों के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो ये कौन कौन से रोग हैं जिनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर आता है विल्ट, इसके अलावा आता है लिटल लीफ, और इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू जो है। ये 3 रोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं इसबगोल की फसल को। उसके बाद नेक्स्ट आता है कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे हैं जो कि इसबगोल की फसल को डैमेज कर सकते हैं, उसको क्षति पहुंचा सकते हैं, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है, उत्पाद की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इन कीटों के प्रति रोधी किस्में या रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो कौन कौन से कीट हैं ये आपको बताना चाहिए। तो इसमें एफिड्स हो गए, व्हाइट ग्रब हो गया, तो इन दोनों का जो प्रकोप है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इसबगोल के अंदर। तो इन कीटों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अजैविक प्रतिबल सहिष्णुता या एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। तो 2 तरह का एबायोटिक स्ट्रेस है जो कि इसबगोल को प्रभावित करता है। सबसे पहला है सूखा या ड्रॉट, और दूसरा है लवणता या सैलिनिटी। अगर सूखा पड़ रहा है, इसका मतलब रेनफॉल नहीं हो रहा, इरिगेशन जो है वो टाइम पर नहीं मिल रहा, तो इसबगोल की जो उत्पादकता है या प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें सूखे के प्रति सहिष्णु किस्में जो है या टॉलरेंट वेराइटीज़ जो है वो डेवलप करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। इसके अलावा लवणता या सैलिनिटी की बात करें तो मृदा के अंदर अगर लवण बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उससे भी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें ऐसी किस्में विकसित करना हमारा एक उद्देश्य रहता है कि जो लवणता के प्रति या सैलिनिटी के प्रति सहिष्णुता या टॉलरेंस जो है वो रखती हूँ। उसके बाद फिर लास्ट हम लोग करेंगे प्रजनन विधियाँ या ब्रीडिंग मेथड्स की बात करते हैं। तो इसबगोल जो है ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है या परपरागित फसल है, इसलिए जो परपरागित फसलों के अंदर जितनी भी प्रजनन विधियों का उपयोग करते हैं हम लोग, उन सभी का उपयोग जो है वो इसबगोल के अंदर फसल सुधार के लिए या क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। किस्में या वैराइटीज़ की बात करें तो कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं जो डेवलप की गई हैं, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे पूछा जा सकता है। जैसे गुजरात 1 है, गुजरात 2 है, TS 110 है, उसी तरह से EC 1 2 3 4 3 4 5 है, उसी तरह से निहारिका नाम की एक किस्म है। इसके अलावा हरियाणा इसबगोल 5 है, जवाहर इसबगोल 4 है। तो ये कुछ किस्में हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।